गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। इम्यूनिटी का जो पहला टाइप था वो था इन्नेट इम्यूनिटी या जन्मजात इम्यूनिटी, और अगला है हमारी उपार्जित इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा हम इसे कह सकते हैं। अर्जित प्रतिरक्षा या उपार्जित प्रतिरक्षा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो कि एक पर्सन अपने लाइफ टाइम के दौरान, अपने जीवन के दौरान गेन करता है, अपने जीवन के दौरान अपने अंदर डेवलप करता है। ये इन्नेट इम्यूनिटी से बिल्कुल अलग है। ये इम्यूनिटी में इंडिविजुअल जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप करता है एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलस। कोई ना कोई एंटीजेनिक स्टिमुलस उसके अंदर आता है और उसके खिलाफ वो अपनी एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करता है। तो हमने इम्यून सिस्टम में दो तरह का इम्यून सिस्टम देखा। एक होता है इन्नेट वाला, जिसमें हमने नॉर्मल बैरियर्स और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स और फेगोसाइटिक बैरियर्स और इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स और कई तरह की चीज़ें पढ़ी। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसमें कि जैसा मैंने कहा एंटीजन स्पेसिफिसिटी है। कोई ना कोई ऐसा स्टिमुलस हमें ज़रूर मिलेगा जो कि नॉन सेल्फ है, जो हमारा नहीं है और हमारी बॉडी में आ गया है, और उसके खिलाफ हमारी बॉडी कुछ प्रोड्यूस करेगी। या तो कुछ उसके खिलाफ कुछ प्रोडक्शन करेगी, एंटीबॉडी जिन्हें हम कहते हैं, या फिर हमारी बॉडी किसी न किसी हमारी सेल्स को एक्टिवेट करेगी जो कि इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स है, और वो फिर उसको डिस्ट्रॉय करने में, जो भी एंटीजन अंदर आया है उसको ख़त्म करने में किसी न किसी तरह से पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ पर एंटीजन स्पेसिफिसिटी भी है और यहाँ पर सेल्फ और नॉन सेल्फ का रिकग्निशन भी है। इसके अलावा यहाँ डाइवर्सिटी भी है, क्योंकि बहुत तरह के एंटीजन हमारी बॉडी में आ सकते हैं। बाहर से आने वाले पर हमारा किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है, तो हमारी बॉडी में भी उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, वो भी कई प्रकार के हैं। स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक टाइप का एंटीबॉडी हमारे पास है। यहाँ पर एक कंसेप्ट और है जो है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। जब हमने एक बार एक एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाया तो वो उस समय तो उससे फाइट कर ही रहा है, उसको ख़त्म कर ही रहा है, या उसके साथ कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन किसी प्रकार का रिएक्शन दिखा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ मेमोरी सेल्स भी बन रही हैं। मेमोरी सेल्स का काम क्या है कि ये इस समय तो सीरम में पड़ी रहेंगी, लेकिन अगर सेम एंटीजन से दोबारा इनकाउंटर हो, सेम एंटीजन बॉडी में दोबारा आए, तो उस स्थिति में ये मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन जल्दी कर लेती हैं। वो पहले वाली स्थिति अब नहीं है कि उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, कि उसके खिलाफ फिर कुछ बनाना है। अब हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी सेल्स है, तो वो फटाफट अपना काम करती हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन या सेल्स को एक्टिवेट करना है, तो वो दोनों में से जिस प्रकार की भी इम्यूनिटी चालू करनी है उसके लिए फटाफट तैयार रहती हैं। तो यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का कंसेप्ट भी है। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसा मैं आपको कह रही हूँ, एक्वायर की जा रही है, रेजिस्टेंस डेवलप की जा रही है किसी भी होस्ट में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, और इसके लिए किसी न किसी प्रकार का एक्टिव इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है, इम्यून सिस्टम का वर्क करना ज़रूरी है, किसी प्रकार का एंटीजेनिक स्टिमुलस ज़रूरी है, कोई एंटीजन बॉडी में आना ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें बॉडी का एक्टिव फंक्शनिंग हो रहा है इम्यून एपरेटस का। वह होस्ट की बॉडी, पर्सन की बॉडी अपने इम्यून सिस्टम को काम में लेकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करके या तो एंटीबॉडी बना रही है और या फिर इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स प्रोड्यूस कर रही है, जो कि फिर एक्टिव इम्यूनिटी देती है, और ये फिर लॉन्ग लास्टिंग होती है, लंबे समय के लिए चलती है। ये इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो तरह की हो सकती है, एक्टिव एंड पैसिव। और एक्टिव और पैसिव दोनों ही तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर दो प्रकार की हो सकती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। दैट मीन्स नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, artificial active acquired immunity, and similarly natural passive acquired immunity and artificial passive acquired immunity. पहले हम बात करते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। ये रेजिस्टेंस है जो कि डेवलप की जा रही है एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अडेप्टिव इम्यूनिटी। इट इन्वॉल्व्स द होस्ट इम्यून एपरेटस। इस इम्यूनिटी में कहीं ना कहीं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा होस्ट के इम्यून एपरेटस का, और फाइनली क्या होगा, या तो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा या इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स डेवलप होगी। लेकिन क्योंकि बॉडी में ये सारी एक्टिविटीज़ को होने में समय लगेगा, चाहे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो, मतलब एक एंटीजन आया, उसको बॉडी की सेल्स ने आइडेंटिफाई किया, फिर उसके खिलाफ कुछ बनाया या फिर उसके खिलाफ कुछ एक्टिव सेल्स बनाई, तो ये प्रोसेस जो है इन्फेक्शन से जब भी एंटीजन आया उससे लेके थोड़ा सा टाइम लेगी, सेटल होने में थोड़ा सा समय लेगा।
लेकिन एक बार जब ये इम्यूनिटी सेटअप हो गई तो देन उसके बाद ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, और जैसा मैंने आपको बताया इम्यूनोलॉजिकली मेमोरी डेवलप हो जाती है, मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, और जब दोबारा सेकेंड एक्सपोजर सेम एंटीजन से हो तो इम्यून रिस्पॉन्स क्विक होता है और अत्यधिक मात्रा में होता है। इससे जो है बॉडी फटाफट जो इन्फेक्शन को कंट्रोल में ले लेती है, चाहे वो ह्यूमोरल टाइप का हो, चाहे वो सेल मेडिएटेड हो, मतलब चाहे उसमें सीरम इन्वॉल्व हो, चाहे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन इन्वॉल्व हो। ये दोनों अलग अलग प्रकार की, दो प्रकार की इम्यून रेस्पॉन्सेज हैं। एक ही ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स कहलाता है और दूसरा सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स कहलाता है। इनको हम डिटेल में इम्यून रेस्पॉन्सेज में पढ़ेंगे। तो चाहे कोई सा भी रूट ले, कोई सा भी पाथ ले, लेकिन उसमें सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो है वो जल्दी होता है और ये मोर इफेक्टिव होता है और बेटर प्रोटेक्शन देता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल जबकि हम उस रोग से एक बार इन्फेक्टेड हो जाएं क्लिनिकली, और इनअपेरेंटली इन्फेक्शन होना ज़रूरी है। जैसे मीजल्स का इन्फेक्शन पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे देता है। एक बार मीजल्स हो गए तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ या जो भी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसके साथ मेमोरी सेल्स भी बनी और फिर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो गई। अगर आपका मीजल्स का इन्फेक्शन दोबारा हो जाए तो बॉडी उसके खिलाफ क्विक जल्दी से रिस्पॉन्स शो कर देती है। इसी तरह से नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलपिंग कंट्रीज़ में पोलियो के खिलाफ चाइल्डहुड में ही दी जा रही है। तो ये इम्यूनिटी जो है पैथोजन के ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द पैथोजन। ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी जो है वो पैथोजन पे डिपेंड करता है। जैसे शॉर्ट टर्म है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा है, तो इसमें जो एंटीजेनिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। एंटीजन अलग अलग प्रकार का है, बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जो कि इन्फ्लुएंजा डेवलप कर देते हैं, इसलिए इसकी इम्यूनिटी क्या है, शॉर्ट टर्म रहेगी। लेकिन जैसे मेजल्स है तो वो उसमें एक ही प्रकार, चिकन पॉक्स है तो उसमें एक ही प्रकार का एंटीजेनिक जो है कंपोनेंट है या एक ही प्रकार का पैथोजन है, तो उसके खिलाफ जो प्रोडक्शन होगा वो लॉन्ग टर्म का होगा। इम्यूनिटी जो डेवलप होगी वो लॉन्ग टर्म की होगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वाई कॉमन कोल्ड डज नॉट प्रोवाइड अस इम्यूनिटी। कॉमन कोल्ड के खिलाफ हम इम्यूनिटी क्यों नहीं डेवलप कर पाते हैं। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में इट इज़ इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन्स। वहाँ तो क्या हो रहा था, हमें इन्फेक्शन हो रहा था, यह वैक्सीन्स है। वैक्सीन्स क्या होती है, प्रिपरेशंस हैं या तो लाइव या फिर किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या उसके प्रोडक्ट की, जो कि इम्यूनाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है। थोड़ी सी मात्रा में लाइव पैथोजन को या फिर किल्ड पैथोजन को आपकी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है और बॉडी उसके इम्यून एपरेटस को एक्टिवेट करके उसके खिलाफ जो है इम्यूनिटी को डेवलप कर लेती है। लेकिन वो इतना ही होता है कि वो आपके अंदर इन्फेक्शन ना करे, सिर्फ वो आपके इम्यून एपरेटस को एक्टिवेट कर दे अगर लाइव है तो, और किल्ड है तो वो उसी तरह से होता है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे। तो इस प्रकार से जो डेवलप की जाती है वो वैक्सीन्स कहलाती है, और इन वैक्सीन्स के द्वारा जो रेजिस्टेंस डेवलप की जा रही है वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल वैक्सीन्स है, जैसे लाइव की BCG वैक्सीन है, BCG का टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है, उसमें लाइव आपके अंदर पहुंचाया जाता है पैथोजन को, बैक्टीरिया को, और आपकी बॉडी उसके खिलाफ काम करती है। कॉलेरा की जो वैक्सीन है उसमें किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँचाया जाता है, और टाइफाइड में जो है उसमें सब यूनिट्स पहुँचाई जाती है। टेटेनस का जो टॉक्सिकॉइड है उसमें बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स पहुँचाए जाते हैं। तो ये कुछ बैक्टीरियल वैक्सीन्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसी प्रकार वायरल वैक्सीन की अगर हम बात करें तो OPV साबिन जो है वो लाइव है, IPV सॉक जो है जो वो किल्ड है वायरल वैक्सीन, और सब यूनिट्स जो हैं वो हेपेटाइटिस B का जो वैक्सीन है उसमें वायरल सब यूनिट्स को यूज़ किया जाता है। वैक्सीन्स, लाइव वैक्सीन्स और किल्ड वैक्सीन्स में क्या डिफरेंस होगा? लाइव वैक्सीन्स में इन्फेक्शन तो होगा लेकिन डिजीज़ नहीं होगी। किल्ड में कोई इन्फेक्टिव स्टेज नहीं होगी, क्योंकि किल्ड जो मृत माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँचाया जा रहा है तो वो आपके अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन डेवलप नहीं करेगा। यहाँ इन्फेक्शन डेवलप होगा लाइव वैक्सीन में, और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस हुआ कि वहाँ पर इन्फेक्शन होगा, यहाँ पर जा तो रहा है पैथोजन लेकिन वो डिजीज़ नहीं कर रहा है, इन्फेक्शन माइनर सा हो रहा है, वो डिजीज़ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। लाइव वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है वो कई सालों तक रहती है, जबकि किल्ड वैक्सीन जो है वो लेस इम्यूनोजेनिक होते हैं। इनकी रिपीटेड डोज ज़रूरी होती है, पहले प्राइमरी डोज देन बूस्टर डोजेज़। लाइव वैक्सीन में बूस्टर डोजेस की कई बार आवश्यकता नहीं भी होती, जनरली नहीं ही होती। लाइव वैक्सीन जो है ओरली भी दी जा सकती है और पैरानेट्रली भी दी जा सकती है, ब्लड में भी आपके इंजेक्शन लगाया जा सकता है और ओरल डोज भी दी जा सकती है। जबकि किल्ड वैक्सीन में ब्लड के थ्रू ये आपकी बॉडी में जाती है, क्योंकि जो ओरल डोज है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए।
पेरिनेटल डोजेज ही इसकी किल वैक्सीन की दी जाती है। अब हम बात करें पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी इन्फेक्शन नहीं है, केवल रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। बाहर कहीं एंटीबॉडी तैयार हो रहा है और उस एंटीबॉडी को रेडीमेड फॉर्म में होस्ट की बॉडी में लगाया जा रहा है। होस्ट की बॉडी जो भी उस एंटीजन, क्योंकि उसकी बॉडी में आ गया है, तो इन एंटीबॉडीज़ के थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कर लेती है, उससे बच जाती है, बीमारी से बच जाती है, लेकिन उसमें उसका इम्यून सिस्टम खुद का काम नहीं कर रहा है। होता क्या है, इन्फेक्शन है नहीं, रेडीमेड एंटीबॉडी है, तो देयर इज़ नो लेटेंट पीरियड, देयर इज़ नो नेगेटिव फेज। ऐसी कोई फेज नहीं है कि प्रिपरेशन चल रही है, कि बनाया जा रहा है, कि आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इस प्रकार का कोई कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये एक इमीडिएट प्रोटेक्शन है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही, क्योंकि जब तक एंटीबॉडी है, जब तक ही ये आपके लिए इम्यूनिटी है, उसके बाद जब एंटीबॉडी मेटाबोलाइज हो जाएंगे तो इम्यूनिटी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स और जो मेमोरी सेल्स, वो सब कंसेप्ट भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, बल्कि रिपीटेड इन्फेक्शन के साथ, रिपीटेड डोजेस के साथ ये पैसिव इम्यूनिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाती है, फ़ायदा नहीं देती। अब ये भी आर्टिफिशियल और नेचुरल दो तरह की है। जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। घोड़े में एंटी सीरम डेवलप किया जा रहा है और उस सीरम को रेडीमेड फॉर्म में होस्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। घोड़े का जो एंटीबॉडी है उसको ह्यूमन बीइंग में काम में लिया जा रहा है। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल टाइप का प्रोडक्शन है। लेकिन कुछ हमारी बॉडी में नेचुरली भी जो है वो इसके मेथड हैं जिनके द्वारा नेचुरली इम्यूनिटी डेवलप होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे वो रेजिस्टेंस जो मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होती है, आप वाया प्लेसेंटा IgM जो है वो बॉडी में जाता है और वो वहाँ पर उसको, बच्चे को, फीटस को बचाने का काम करता है। सिमिलरली ब्रेस्ट मिल्क में जो कोलेस्ट्रम है उसमें IgA जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है और वो बच्चे में प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इंट्रायूटेरल लाइफ के 20th वीक से IgM का प्रोडक्शन फीटस जो है वो स्टार्ट कर देता है और जो बर्थ के टाइम जो इम्यूनिटी है उसकी वो बहुत कम होती है, उसके लिए सफिशिएंट नहीं होती। तो जो मदर की इम्यूनिटी है, जो पैसिव फॉर्म में उसको मिल रही है, वही उसके लिए काम आती है। तो ये एक तरह से नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। 3 मंथ्स की एज तक इम्यूनोलॉजिकल इंडिपेंडेंस बच्चा नहीं ले पाता। 3 मंथ के बाद वो अपना खुद का इम्यून सिस्टम उसका काम करता है और वो उसको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है। लेकिन अभी तक 3 महीने तक वो अपनी मदर पर ही डिपेंडेंट रहता है और इसीलिए पेडियाट्रिक इन्फेक्शन जो है वो 3 मंथ्स तक बहुत कॉमन है। और जो कंसेप्ट है कि पानी मत दीजिए बच्चे को 3-4 महीने तक, उसके पीछे यही वजह है कि पानी में पैथोजेंस ज़्यादा है, माइक्रोब्स ज़्यादा है, इसलिए इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है। और इसीलिए सब ये चाहते हैं कि पानी अगर ना मिले तो बच्चा जो है वो इन्फेक्शन से बचा हुआ रहेगा, क्योंकि अभी उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है। और वो मदर्स फीड ही लेगा, तो मदर्स फीड लेगा तो उसमें कोलेस्ट्रॉल के साथ, जैसा अभी भी बताया मैंने आपको, IgA आता है और उससे उसको इम्यूनिटी मिलती चली जाती है। तो ये जो है ये मदर पैसिव इम्यूनिटी इन्फेंट्स को प्रोवाइड करती है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो टेटेनस के इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं वो भी बच्चे में इम्यूनिटी प्रोडक्शन में, इम्यूनिटी डेवलप करने में काम आते हैं। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी कहलाती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल वाली। और जो हम हॉर्स का जो एग्जांपल दे रहे हैं कि हॉर्स में अगर आपने किसी भी प्रकार का एंटी सीरम डेवलप किया, वो कहलाता है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रेजिस्टेंस जो है ट्रांसफ़र के लिए हाइपर इम्यून सीरम यूज़ किए जाते हैं, जैसे मैंने बताया हॉर्स वगैरह में डेवलप करके। कॉन्वलेसेंट सीरम यूज़ किए जाते हैं, ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन्स यूज़ किए जाते हैं और इनको फिर थेरेपी के लिए, इनको फिर इम्यूनिटी के लिए काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 प्रकार की है, एक्टिव एंड पैसिव। और दोनों ही इम्यूनिटी जो है एक्टिव और पैसिव वो नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 प्रकार की हो सकती है। तो ये हमने बात करी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में और नेक्स्ट चैप्टर में हम एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।